वर्ग है, जातियों से इसको नहीं देखना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि ये इनके पास ना रोजगार है, वो वंचित है, ना रोजगार के साधन है, वो वंचित है, वो भी वंचित वर्ग है, ना उसकी चिकित्सा की सही कोई देखभाल है, वो वंचित वर्ग में आता है। और शिक्षा तो उसके लिए, बस शिक्षा तो उसके लिए क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा अशिक्षित है लोग बाग। या तो जो सिग्नेचर कर लेता, अपने हस्ताक्षर करता, उसको भी उसी में जोड़ देते हैं। तो शिक्षा, कोई मजबूत शिक्षा, एक जैसे मैरिटेबल एजुकेशन होना चाहिए, वो तो नहीं है। इस तरह की उस वर्ग के पास नहीं है, तो वंचित ही है। और गरीब है, विपन्न है, सबसे ज़्यादा शोषण उत्पीड़ित है वो। सहन करना पड़ता कि मुझे रोजगार तो उन्हीं लोगों के पास जाना, मांगने जाना पड़ता है, तो उसको वो सहन करता है। और न्याय उसकी सीमा में है नहीं, तो वंचित वर्ग है, आज भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनजान इंडिया। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर बहुत बातें हुई हैं, बहुत हो हल्ला हुआ है, और हम कह सकते हैं काम कुछ नहीं हुआ। जैसे कि 9 दिन चले 2.5 कोस। तो आज उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं राजनीतिक चिंतक, संविधान के जानकार डॉक्टर राजाराम जी। सर, आपका स्वागत है। सर, हम आज ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस वर्ग को आज़ादी से पहले भी दरकिनार कर दिया गया था, और आज संवैधानिक लोकतंत्र में भी वो वर्ग हाशिए पर है। और विडंबना ये है कि लोग उनकी दुर्दशा का जिक्र करते हैं, उनके हमदर्द बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन उस वर्ग की दुर्दशा के कारण और निवारण पर बात नहीं होती है। वो वर्ग जो देश के तमाम संसाधनों से वंचित है। तो हम बात कर रहे हैं वंचित वर्ग की। तो सर, सबसे पहले हमारा सवाल है कि वंचित वर्ग या वंचित लोग कौन है, क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ये वंचित वर्ग छोटा मोटा नहीं है, बहुत संख्यक है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी इस देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ये वंचित वर्ग है, आज भी है, अतीत में भी था। अतीत में इसको शूद्रों के नाम से जाना जाता था, वर्णाश्रम धर्म में, वर्ण व्यवस्था में इसको शूद्र कहा जाता था, जहाँ पे ये सारे अधिकारों से वंचित था, शिक्षा से, संपत्ति से, और यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से न खा सकता था, न पहन सकता था, न श्रृंगार कर सकता था। केवल आदेशों का पालन करना ही उसका धर्म बताया गया था। जैसे कि सर, आज जो वंचित वर्ग के नाम पे जो एक मीडियालॉजी है, वो ये है कि वंचित वर्ग का मतलब कुछ जात विशेष के लोग जो जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें हिस्सेदारी नहीं ले पाए, उन्हें वंचित वर्ग माना जाता है। मैं आज आपसे एकदम साफ साफ सही सही परिभाषा जानना चाहता हूँ वंचित वर्ग की। वंचित वर्ग जात से तो जोड़ना लोगों का एक सुगम सा बन गया है, हर किसी को जात से जोड़ देते हैं, क्योंकि जात से जोड़ेंगे तो वो बंटवारा हो जाएगा, बढ़ जाएंगे लोग, बढ़ जाएंगे तो उनकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, अलग अलग रहेंगी, क्योंकि जातियाँ कभी संगठित हो ही नहीं सकती। इसलिए अलग अलग जातियों में जोड़ देते हैं कि जातियों में ये गरीब हैं, वंचित हैं, ऐसी बात कर देते हैं, ताकि लोग वो अलग अलग अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों से जुड़े रहें, संगठित ना हो सके। मुद्दे सभी के एक हैं। अतीत में जो अभी मैंने कहा ना कि जो शूद्र वर्ग था, अब जो संविधान, लोकतंत्र आया, संविधान का निर्माण शुरू हुआ और संविधान बना देश आज़ाद होने के बाद, तो
उसमें भी ये वंचित वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग वंचित ही है, आज भी है। और ये देश की सभी जातियों में, कुछ में बहुत कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि 80% पॉपुलेशन वंचित है आज भी। और आपने देखा है कि जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर आश्रित रहना पड़ रहा है, सरकार दे रही है, जैसे सरकार है तो जनता ही का पैसा, लेकिन सरकार उन पर एहसान कर रही है कि हम 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं तुम्हें। तो वो 5 किलो तो मिल रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा लोग इसके हकदार होने चाहिए। ऐसी ऐसी पोजीशन औरों की भी रही होगी। तो ये वर्ग है, जातियों से इसको नहीं देखना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि ये इनके पास ना रोजगार है, वो वंचित है, ना रोजगार के साधन है, वो वंचित है, वो भी वंचित वर्ग है। ना उसकी चिकित्सा की सही कोई देखभाल है, वो वंचित वर्ग में आता है। और शिक्षा तो उसके लिए, बस शिक्षा तो उसके लिए क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा अशिक्षित है लोग बाग। या तो जो सिग्नेचर कर लेता, अपने हस्ताक्षर करता, उसको भी उसी में जोड़ देते हैं। तो शिक्षा, कोई मजबूत शिक्षा, एक जैसे मैरिटेबल एजुकेशन होना चाहिए, वो तो नहीं है। इस तरह की उस वर्ग के पास नहीं है, तो वंचित ही है। और गरीब है, विपन्न है, सबसे ज़्यादा शोषण उत्पीड़ित है। वो सहन करना पड़ता कि मुझे रोजगार तो उन्हीं लोगों के पास मांगने जाना पड़ता है, तो उसको वो सहन करता है। और न्याय उसकी सीमा में है नहीं, तो वंचित वर्ग है, आज भी है। मतलब वंचित वर्ग की जो आपने एक परिभाषा एक बताई है व्यापक परिप्रेक्ष्य में, इस बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे कि वंचित वर्ग समझे लोग कि ये वंचित वर्ग है? वंचित वर्ग को जनमानस तक पहुंचाने के लिए तो उनको आप बता सकते हैं कि आपके मुद्दे जो हैं, आप गरीब क्यों हैं, मुझे पूछिए। आप आपकी शिक्षा इस तरह की क्यों है, आपका बेटा जो है कटोरा लेकर पढ़ने जाता है, ऐसा क्यों है, आपका मनोबल क्या गिरता नहीं है, आपको सम्मान है तो क्यों है। ये क्यों पे सवाल नहीं होते, उनसे क्यों पे सवाल करें, तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारे साथ ऐसे ही था, हमें ये सरकार नहीं दे रही है। वो कभी ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, या उस वर्ग के लोग, उस जातियों के लोग, उस वंचित वर्ग से जो जातियों के लोग ऊपर उठ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो उनको ये एहसास नहीं करा पा रहे हैं। उनको तो छोड़ ही दिया उन्होंने, एहसास नहीं करा पा रहे हैं कि इसका कारण संविधान भी हो सकता है, संविधान निर्माता भी हो सकते हैं। क्योंकि वो वंचित वर्ग है, उसके लिए संविधान के मूल अधिकारों में कोई एक आर्टिकल नहीं है जिसके हम ये कहें कि उसे कुछ उससे लाभ मिल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि उसके लिए फ्री होनी चाहिए थी बहुत सी चीज़ें, सरकार का तो जो सरकार का जो दायित्व होना चाहिए था उनका, प्रत्याभूति जिसे कहते हैं, प्रत्याभूति, संवैधानिक प्रत्याभूति होनी चाहिए थी, संवैधानिक गारंटी होनी चाहिए थी, होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो वंचित है आज भी। संविधान की जब बात आपने की है तो संविधान में तो लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं संविधान के, वो वंचित वर्ग को संसाधनों को देने के लिए पर्याप्त है। आपका क्या मानना है? नीति निर्देशक तत्वों को सही माने में देखा जाए तो ये मेन बॉडी में होना चाहिए था। ये जो है इस देश के लिए, विकास के लिए नीति निर्देशक तत्व ही है। वो सिद्धांत हैं जो 36-37 से लेकर के, वो 36 से लेकर 51 तक हैं। वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण तो दो ही हैं, 38 और 39। लेकिन वो आप उन्हें चुनौती नहीं दे सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई सरकार
चाहे उस तरह के कानून न बनाना चाहे, आपको ना कुछ करना चाहे तो ना करें, कोई बाध्यता नहीं है। वो इस तरह के हैं कि आपको देखने के लिए तो है कि कल्याणकारी देश का एक चेहरा दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारा हमारा राज्य कल्याणकारी है, हम समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। एक ऊपर का कवर पेज है, अंदर कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं उसके लिए। तो आप जान रहे हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एक बहुत बड़े वर्ग जिसे वंचित वर्ग कहा जाता है, उसकी दुर्दशा का कारण क्या है, पहले कारण थे और आज के कारण है, आपने जाना डॉक्टर राजाराम जी से। सर एक सवाल और है मेरा कि लोग सिर्फ उनकी दुर्दशा पर हमदर्दी जताते हैं, कारण और निवारण का जिक्र नहीं करते, आखिर क्यों? संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके संविधान ये मूल अधिकारों को दो भागों में विभक्त किया। एक भाग जो बहुत, हालांकि वो मूल अधिकार है ही नहीं, सरकार के कानून है, अन्य कानूनों की तरह से संविधान प्रदत्त है ये। तो जो मूल अधिकार होते हैं नैसर्गिक होते हैं, जन्मजात होते हैं, सभी को होते हैं, सबके समान होते हैं, ऐसा हमारे मूल अधिकार नहीं है। ये तो संविधान प्रदत्त है। संविधान निर्माताओं ने उस तरह से बनाया है कि वो, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि और कानूनों की तरह से ये जो है सरकार के कानून है। नहीं सर, आपने जो संविधान की बात की है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मूल अधिकार दिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में मूल अधिकार दिए हैं, तो उनमें तो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए थी, वंचित वर्ग नहीं रहना चाहिए था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे दी थी? तो मूल अधिकारों के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें 54 सदस्य थे उसमें, एडवाइजरी कमेटी कहते हैं उसको। तो उसमें तो सरदार डॉक्टर अम्बेडकर तो कहीं नहीं थे, उन्होंने कहाँ से देती है? वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आप किसी भी मुद्दे पर संविधान की विशेष जानकारी के लिए या संवैधानिक व्यवस्था के लिए डॉक्टर राजाराम जी से संपर्क कर सकते हैं। मुद्दों के अनजाने सच के लिए देखते रहिए गिरीश रंजन के साथ अनजान इंडिया।